जी, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएस बाय जीएस में। और हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी कल, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। और उसमें मराठा भी आएंगे, है ना? क्योंकि ब्रिटिशर्स से इनके कॉन्क्वेस्ट होते हैं, इनके बैटल्स होते हैं। तो मराठा अंपायर हमारा रह गया था, तो हम उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं और कल से फिर से ब्रिटिशर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं मराठा अंपायर कैसे डेवलप होता है, किसकी अगुवाई में ये अपने पीक पे होता है ना? कौन इसके फाउंडर होते हैं, तो उसको समझते हैं, ठीक है? देखिए, मराठा अंपायर फ्लरिश्ड फ्रॉम द 17 टू 18 सेंचुरी, यानी कि 17 से 18वीं शताब्दी के बीच में ये अपने ये फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इट वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड की फोर्स इन इंडियन हिस्ट्री। द मराठा वर नोन फॉर देयर पावरफुल मिलिट्री, स्मार्ट गवर्नेंस एंड रेजिस्टेंस टू फॉरेन इन्वेजन्स। ये भी समझेंगे कैसे इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा था, इनकी कैसे मिलिट्री पावर, मिलिट्री जो थी इतनी पावरफुल थी। तो राइज ऑफ मराठास बिगन इन डेक्कन रीजन ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। अगर प्रिसाइजली कहें तो 1674 1674 में जब शिवाजी राव ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब इसकी नींव रखी थी, ठीक है, किसकी? मराठा अंपायर की। छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द लीडर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठा अंपायर। शिवाजी कार्व्ड आउट टेरिटरीज फ्रॉम द सल्तनत ऑफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो ये तीन जगहों से इन्होंने वहां से टेरिटरीज थोड़ी ली और उसके बाद मराठा अंपायर की स्थापना की, ठीक है? तो चलिए समझते हैं इसको। अगर हम बात करें शिवाजी के बारे में, तो पहले शिवाजी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो शिवाजी के बारे में अगर बात करें हम लोग, जस्ट अ मिनट। हाँ, शिवाजी शिवाजी से पहले थोड़ा और देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हुई, है ना? तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, क्या होता है कि जो मराठास होते हैं ये बिलोंग करते हैं, जो मराठास होते हैं वो बिलोंग टू सिसोदिया ऑफ मेवाड़। मेवाड़ में सिसोदिया डायनेस्टी होती थी, उससे ये बिलोंग करते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, 1306 एडी में यहाँ पर आक्रमण होता है। 1306 एडी में किसका? इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए, ठीक है? 1306 में अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर आक्रमण होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, ठीक है? या फिर इन्हीं को सुजान सिंह भी बोलते हैं, सुजान या फिर सज्जन, ठीक है? तो ये महाराष्ट्र चले गए, फ्लेड टू महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र चले गए। अब इन्हीं की, सज्जन सिंह की फिफ्थ जनरेशन आती है, फिफ्थ जनरेशन आती है। और उन फिफ्थ जनरेशन में एक उनके बेटी बेटे कह सकते हैं, या फिर फिफ्थ जनरेशन में जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम होता है उग्रसेन, ठीक है? उनका नाम होता है उग्रसेन। उग्रसेन के दो बेटे होते हैं, एक होते हैं कर्ण सिंह, एक होते हैं कर्ण सिंह और दूसरे होते हैं शुभकर्ण। दूसरे होते हैं शुभकर्ण, ठीक है? अच्छा, अब शुभकर्ण के ग्रांडसन होते हैं, ग्रांडसन। ग्रांडसन कौन? वो होते हैं बालाजी भोसले। बालाजी भोसले, ठीक है? बालाजी भोसले। अब इसके बाद बालाजी भोसले के भी दो बेटे होते हैं और उनका नाम होता है मालोजी। मालोजी। एंड दूसरे का नाम होता है बीठो जी, ठीक है? ये लोग क्या करते थे? ये लोग खेती करते थे, ठीक है? अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अब वो मेन मुद्दा हमारा है मालोजी, ठीक है? मालोजी।
देखिए, एक सिंगखेड़ नाम की एक जगह होती है, वहां पर एक जागीरदार होते हैं, उनका नाम होता है लघुजी यादव। तो एक जागीरदार होते हैं, उनका नाम होता है लघुजी यादव। ठीक है। तो इनके यहाँ एक इंसान काम कर रहे होते हैं, इनके बॉडीगार्ड कैसे कह सकते हैं आप, संरक्षक कह सकते हैं, बॉडीगार्ड। और वो बॉडीगार्ड होते हैं आपके मालो जी। ठीक है, मालो जी बॉडीगार्ड होते हैं। और मालो जी का बेटे होते हैं एक, और उन मालो जी के बेटे का नाम होता है शाहजी। उन मालो जी के बेटे का नाम होता है शाहजी। ठीक है। इतना आई होप क्लियर होगा। और लघु जी यादव की एक डॉटर होती हैं, डॉटर। इनसे इनको प्यार हो जाता है, और उन डॉटर का नाम होता है जीजाबाई। अब यहां से हमारी स्टोरी शुरू हो रही है। ठीक है। जीजाबाई, इनकी इनकी शादी होती है। ठीक है। और इनसे एक बेटे होते हैं, और उन बेटे का नाम होता है शिवाजी। शाहजी, और इनके बाद इनके बेटे का नाम होता है शिवाजी। ठीक है। यानी कि अब आप इतनी बात समझ गए, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, शाहजी जो थे, इनको एक जागीरदारी दी गई थी। उनका नाम था, जिन्होंने दी थी, मलिक अंबर। एक वहां के लोकल लोकल रूलर समझ सकते हैं आप। तो इन्होंने मलिक रूलर, मलिक अंबर गेव जागीरदार जागीरदारी ऑफ पूना। तो पूना की ये जागीरदारी शाह जी को दे देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं? मलिक अंबर। ठीक है, मलिक अंबर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शिवाजी के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो शिवाजी का जन्म होता है, बर्थ, तो बर्थ होता है इनका शिवनेरी फोर्ट में, शिवनेरी फोर्ट इन 1627। ठीक है। कहीं पर ये 30 भी लिखा होगा। ठीक है। तो कहीं कहीं पर इनका नाम 30 भी लिखा है इनका। उसके बाद यहां पर क्या होता है, आ, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लें क्या? नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी हो गए। ठीक है, इतना समझ आ गया। शिवाजी के एक टीचर होते हैं, उन टीचर का नाम होता है रामदास। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के टीचर का नाम होता है रामदास। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब शाहजी की एक सेकंड वाइफ होती हैं, सेकंड वाइफ, उनका नाम होता है टीकोबाई मोहिते। सीक्वेंस में हर चीज लेके चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। लिख के मैं सब लाया हूं, लेकिन यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझा सकता हूँ। टूकोबाई मोहिते, ये कर्नाटक में रह रही होती हैं, ये कर्नाटका में रह रही होती हैं। और साहू जी महाराज जो होते हैं, वो अपनी दूसरी पत्नी के पास चले जाते हैं। और शिवाजी छोटे होते हैं तो इनका संरक्षण, इनके जो पैट्रॉन होते हैं, वो कौन होते हैं? पैट्रॉन बनाते हैं ये किसको? उनका नाम होता है दादाजी कोंडदेव। ठीक है, उनका नाम होता है दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडादेव। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद क्या होता है, ये जब यहां से शाहजी चले जाते हैं तो दादाजी कोंडेव इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, फिर इनके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शाहजी, शिवाजी फादर, ज्वाइंट द बीजापुर सुल्तानत एज जमींदार इन 1636 एंड वाज ग्रांटेड पूना। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से, जो मलिक करके बताया था ना, उनसे इनको
जागीरदारी मिल जाती है मलिक अंबर से, ठीक है। किसकी? पूना की। शिवाजी was born in 1627 at Sivneri Fort near Pune. He was youngest son of शाहजी एंड जीजाबाई, ठीक है, सबसे छोटे बेटे थे। 1637 में शिवाजी इनहेरिटेड द पूना जागीर अंडर द गार्जियनशिप ऑफ दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव के पैट्रनशिप में या गार्जियनशिप में इनको पूना की जागीरदारी इनके पिताजी दे देते हैं और वो चले जाते हैं कर्नाटक अपनी सेकंड वाइफ के पास, ठीक है। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है 1647 में और शिवाजी के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है उनकी जागीर का, ठीक है। छोटी सी ही एज थी उनकी, 17-18 साल की, लगभग 20 साल की। वो अपना मिलिट्री कैंपेन को शुरू करते हैं बाय कैप्चरिंग फोर्ट्स फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, ठीक है। अब बीजापुर सल्तनत से ही वो जिन्होंने उनको पूना की जागीरदारी दी थी उनसे उनके फोर्ट वो कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उनके फोर्ट कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। 1645 से 47 के बीच में ही कैप्चर्ड की फोर्ट लाइक रायगढ़, कोंडाना एंड तोरन, ठीक है। तो ये 3 फोर्ट वो कैप्चर कर लेते हैं। 1646 में शिवाजी एक पुरंदर का कोर्ट भी कैप्चर करते हैं, पुरंदर का फोर्ट भी कैप्चर करते हैं, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन बन जाती है मराठास की, ठीक है। मराठों की एक मजबूत रक्षा प्रणाली बन जाती है। अच्छा, 1659 में एक अफजल खान होता है, उससे बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है 1659 में, ठीक है। 1659 में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है। अफजल खान जो कि बीजापुर सुल्तान ने भेजा हुआ था, क्योंकि उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर रहे हैं शिवाजी महाराज। तो भाई बीजापुर का जो सुल्तान होगा वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। तो अफजल खान को वो भेजता है, वहां पर बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है 1659 में, लेकिन शिवाजी के हाथों अफजल खान जो होता है वो मारा जाता है, ठीक है, वो मारा जाता है। शिवाजी के टाइम पर ये जो टेरिटरी थी ये कुछ इस तरह की दिखती थी। हम लोग मैप के थ्रू बार बार मराठों की जो टेरिटरी थी वो उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बीजापुर था और यहीं से इनको टेरिटरी दी गई थी। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, मराठा अंपायर का हम लोग फर्स्ट फेज देते हैं 1615 से 1664। अभी शिवाजी की जो है जन्म नहीं हुआ है, 1615 में जन्म नहीं हुआ, 1627 में होगा। जहांगीर के रूल समय मुगल रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ मराठा चीफ्स इन दक्कन पॉलिटिक्स। तो उस समय मराठा चीफ जो हुआ करते थे, तो दक्कन की पॉलिटिक्स में मुगल को रियलाइज हुआ, यानी कि पर्टिकुलर बोले कि जहांगीर को रियलाइज हुआ कि उनको उनकी जरूरत पड़ेगी। तो शाहजहां ट्राई करते हैं कि मराठा को अपनी साइड ले लें, लेकिन शिवाजी के जो फादर थे शाहजी, उन्होंने बीजापुर तब तक ज्वाइन कर चुके थे, ठीक है। अब बीजापुर जब ज्वाइन कर चुके थे तो उन्होंने मुगल्स को मना कर दिया। उसके बाद औरंगजेब आल्सो ट्राइड टू अलाई विद शिवाजी इन 1657 ने भी औरंगजेब ने ट्राई किया था कि शिवाजी से बात की जाए, बट टॉक्ड फेल्ड एज शिवाजी डिमांडेड धाबोल। तो उन्होंने कहा कि हमें धाबोल दे दो और कोंकण का रीजन दे दो, लेकिन औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जो टॉक थी वो फेल हो गई। 1660 में इसी बात का बदला लेने के लिए औरंगजेब भेजते हैं शाहिस्ता खान को, ठीक है। औरंगजेब भेजते हैं शाहिस्ता खान को। जस्ट अ मिनट। अच्छा, शाइस्ता खान कौन होता है? तो शाइस्ता खान जो होता है ये औरंगजेब का मामा होता है, औरंगजेब का मामा होता है, ठीक है, शाइस्ता खान। तो ये इसको भेजता है और यहाँ पर इसका बैटल होता है, ठीक है। मराठे के ऊपर जब अटैक करता है शाइस्ता खान, तो ये पूना को कैप्चर कर लेता है और नॉर्थ कोंकण को भी कैप्चर कर लेता है। 1663 ईस्वी में शिवाजी शाइस्ता खान पे अटैक कर देते हैं रात के समय और उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। 1664 में शिवाजी जो सूरत का पोर्ट होता है मुगल के अंडर जो आता है, वो उसके लूटमार करते हैं, ठीक है, उस पर लूटमार करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड फेज 1664 से 1663 तक की अभी हमने बात समझ ली। औरंगजेब राजा जय सिंह को दक्कन का वायसराय बना देते हैं, ठीक है, ताकि अब देखो उन्होंने मराठा से कोशिश की थी कि दक्कन का संभालने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई मराठा मान जाए, उनकी तरफ आ जाए, लेकिन मराठाओं ने मना कर दिया। तो राजा जय सिंह ने दक्कन का वायसराय बनाया और राजा जय सिंह जाते हैं और वो शिवाजी को पुरंदर में हरा देते हैं, शिवाजी को पुरंदर में हरा देते हैं 1665 में, ठीक है। इसी को बैटल ऑफ पुरंदर कहा जाता है, ठीक है।
आई होप इतना क्लियर होगा। उसके बाद राजा जय सिंह के बीच में, राजा जय सिंह के बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक ट्रीटी होती है, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। 1665 में लिखा हुआ है, शिवाजी गेव 23 ऑफ हिज 35 फोर्ट्स टू द मुगल। इनको देने पड़ जाते हैं 23 फोर्ट, इनको देने पड़ जाते हैं, ठीक है। इन रिटर्न मुगल्स अलाउड मराठा टू कीप सम एरियाज इन बीजापुर। मुगल्स अलाउ कर देते हैं कि बीजापुर में जो एरियाज हैं आपके पास, वो आप थोड़े बहुत रख सकते हैं। शिवाजी के बेटे जो थे, उनको 5000 मनसब की नौकरी भी दी गई, हाई रैंक दी गई मनसब की मुगल आर्मी में। आपको पता है ना मनसब किसने एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये अकबर के थ्रू मनसबदारी सिस्टम अकबर लेके आए थे, आपको बताया था, ठीक है। 1665 में शिवाजी विजिटेड आगरा बट वाज इम्प्रिजन्ड आफ्टर आर्गुमेंट इन कोर्ट। मतलब उन्होंने, औरंगजेब ने बुलाया, शिवाजी गए आगरा में, लेकिन क्या हुआ, शिवाजी का आर्गुमेंट हो गया औरंगजेब के साथ, तो उनको बंदी बना लिया गया। अब जब बंदी बना लिया गया तो 1666 में क्या होता है, वो वहां से भाग निकलते हैं। 1666 में वो वहां से स्केप कर जाते हैं और भागकर वो मुगल्स के साथ में इमीडिएटली वार नहीं करना चाहते। ये इनका थर्ड फेज था, 1667 से 1680 तक ये इनका थर्ड फेज था। औरंगजेब ऑर्डर करता है अपने बेटे मुअज्जम को कि तुम जाओ और मराठा के एजेंट जो हैं उनको अरेस्ट करके लाओ, ठीक है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाता है। शिवाजी उसके बाद उनके फोर्ट को अटैक करते हैं, जो उन्होंने मुगल्स को पहले दे दिए थे, जो 23 फोर्ट दिए थे ना, 23 फोर्ट्स, उन पर अटैक करते हैं, ठीक है। और इसी सिलसिले में एक बैटल ऑफ सिंगागढ़ होता है, बैटल ऑफ सिंगागढ़, जो कि कोंडाना के रीजन में आता है 1670 में, और इसमें मराठा जीत जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तानाजी की मृत्यु हो जाती है। आपने तानाजी मूवी में अगर देखा हो, अजय देवगन तानाजी बनते हैं, वहां पर तानाजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं बैटल ऑफ सिंहगढ़, यानी कि कोंडाना। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए, फिर 1670 आता है। 1670 में शिवाजी अगेन लूट करते हैं सूरत की बाय यूजिंग मुगल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मुगल में देखिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रह रहे थे, तो जिसके वजह से जो मुगल्स की अपोजिशन में थे उनका हेल्प लेके शिवाजी सूरत में लूट करते हैं। 4 साल के बाद वो अपना जो भी लॉस्ट उन्होंने फोर्ट को उन्होंने लॉस किया था, वो दोबारा से उस पर कंट्रोल ले लेते हैं, ठीक है, रीगेन कर लेते हैं कंट्रोल। फिर उसके बाद 1672 में बैटल ऑफ सलेहर होता है, मराठा डिफीट करते हैं मुगल्स को खुले मैदान में, नॉट यूजिंग गोरिल्ला वारफेयर। देखिए गोरिल्ला वारफेयर क्या था, तो जो शिवाजी थे वो गोरिल्ला वारफेयर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, है ना, वो गोरिल्ला वारफेयर के लिए ही जाने जाते थे। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो वो गोरिल्ला वारफेयर के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस जो बैटल हुआ था, इस बैटल में मुगल्स के खिलाफ उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर का यूज नहीं किया था। ये ओपन बैटल था, फील्ड में था, ठीक है। गोरिल्ला वारफेयर जंगलों में छिप के बैटल होता था, क्योंकि उनको ये टेक्निक पता थी, वहां पर जंगल पूरा इलाका है, क्योंकि इनका जो रूल होता था वो, आप आप जानते हैं कि इस एरिया में ये रूल करते थे, ये पूरा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, और यहाँ पर क्या है, सारे पहाड़ है ना, यहाँ सारे पहाड़ हैं, तो ये लोग गोरिल्ला वारफेयर का यूज करते थे, जिसमें उनको बहुत ज्यादा निपुणता हासिल थी, ठीक है, जो छुप के वार करना। 6 जून 1674 को शिवाजी ने अपने आप को क्राउन डिक्लेयर किया, और इन्होंने अपने आप को छत्रपति की टाइटल देते हैं, कहां पर, रायगढ़ में, ठीक है। रायगढ़ में इनका कोरोनेशन होता है और टाइटल देते हैं छत्रपति शिवाजी, ठीक है। छत्रपति अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन टाइटल इनकी क्या होती है, टाइटल, तो टाइटल होती है हैंड ऑफ, हैंड ऑफ मतलब हिंदू, ठीक है, हैंड ऑफ धर्मो धारक, हैंड ऑफ धर्मो धारक, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म। देखिए, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म का मतलब ये नहीं होता है कि शिवाजी बिल्कुल एकदम से कट्टर हिंदू थे, ठीक है, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। शिवाजी की आर्मी में भी बहुत सारे मुस्लिम उनके जनरल्स थे, ठीक है, जो उनके लिए लड़ते थे, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम थे, ना ही औरंगजेब कट्टर मुसलमान थे, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे, क्योंकि
औरंगजेब के भी जो आर्मी जनरल थे या फिर जो उनके सूबेदार बनाए थे राजा जय सिंह, उनमें भी हिंदू थे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप दिमाग में अपने मत रखिएगा। शिवाजी वाज कंसीडर्ड अ पायनियर ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अब मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ठीक है, ये मेन चीज है। तो इनका मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन जो था ड्राइव्ड फ्रॉम डेक्कन सल्तनत। तो डेक्कन सल्तनत से ही इन्होंने लिया था, क्योंकि डेक्कन सल्तनत यानी कि बीजापुर वाला जो एरिया था, वहीं से तो इनको जागीरदारी मिली थी इनके पिताजी को, और उसी जागीरदारी पर ये रूल कर रहे थे, अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। तो उन्हीं का जो डेक्कन सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वही मराठा ने भी क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, ये एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड मोनार्की सिस्टम था, जहां पर किंग जो था वो सारे अफेयर्स को हैंडल करता था। अच्छा, किंग को असिस्ट कौन करते थे? तो वो होते थे अष्टप्रधान। जो किंग को असिस्ट करते थे उनको बोलते थे अष्टप्रधान। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। और उनमें अष्टप्रधान मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। ठीक है, किंग कलस्या कारणम राजा कलस्या कारणम द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द किंग वाज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। चलिए इस पे अष्टप्रधान पे आते हैं। तो पहले होते थे पेशवा, अमात्य, अमात्य मतलब मिनिस्टर को कहते थे, वाकनवीस, दाबीर यानी कि सुमंत, सूरनवीस जो कि सचिव होते थे, पंडित राव, ठीक है, सेनापति और न्यायाधीश। तो ये 8 प्रधान होते थे। इनका अपना अपना पर्सनल काम होता था। ठीक है, जैसे मिनिस्टर होते हैं, जैसे इस टाइम पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, उसी तरीके से राजा को हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स की नीड पड़ती थी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए, अष्टप्रधान जो था ना, ओरिजिनली शिवाजी ने क्रिएट नहीं किया था, ये डेक्कन एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने अडॉप्ट किया था। ये आपको मैं चीज बता चुका हूँ। शिवाजी अडॉप्टेड एंड इम्प्रूव दिस सिस्टम फॉर बेटर गवर्नमेंट। बस इन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया था, इम्प्रोवाइज किया था अपने हिसाब से, ताकि अपने हिसाब से चीजों को गवर्न कर सके। ठीक है, अंडर शिवाजी द अष्टप्रधान पोस्ट वर नॉट हेरिडेटरी। देखिए, डेक्कन सल्तनत में ये चीजें हेरिडेटरी थी। ठीक है, लेकिन जो शिवाजी के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन आया मराठास का, तो अष्टप्रधान जो था वो हेरिडेटरी नहीं थी। ऑफिशियल हेल्ड ऑफिस अंटिल द किंग्स विल, यानी कि जैसे गवर्नर का ऑफिस होता है ना, प्रेसिडेंट की इच्छा पर डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक आपको गवर्नर बने रह सकते हो, वैसे ही शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे वो शिवाजी की मर्जी पर थे। ठीक है, उन्हीं की आप कह सकते हैं एक तरीके से आशीर्वाद पे थे। ऑफिसर्स वाज ऑफन ट्रांसफर टू प्रिवेंट करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर। बहुत अच्छी चीज थी कि ऑफिसर्स को पर्टिकुलर ट्रांसफर करते रहते थे, ताकि वहां पर करप्शन ना फैले और पावर का वो मिसयूज ना करें। अंडर द लेटर पेशवाज दीज पोस्ट बिकम परमानेंट एंड हेरिडेटरी। तो पेशवा के टाइम पर ये परमानेंट और हेरिडेटरी बन जाती हैं। ठीक है, ऑल ऑफिसर्स वर पेड सैलरीज डायरेक्टली फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी एक्सेकर, नो जागीर वाज गिवन। तो कोई भी जागीर नहीं दी जाती थी। ठीक है, उनके पास पर्याप्त धन होता था, क्योंकि वो चौथ और स्वदेश मुखी नामक टैक्स लिया करते थे, जिससे उनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता था, जिससे वो अपनी जो ऑफिसर्स होते थे उनकी सैलरी को पे करते थे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब आते हैं अष्टप्रधान के लिए जो 8 असिस्टेंट होते थे। देखिए, हर एक मिनिस्टर के लिए कुछ ना कुछ असिस्टेंट होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, वैसे ही हर एक अष्टप्रधान के लिए भी 8 असिस्टेंट होते थे। जैसे एक कोई पेशवा है तो पेशवा को 8 मिलेंगे, ठीक है, न्यायाधीश को 8 मिलेंगे, ठीक है, ऐसे करके सबको 8-8 मिलते थे। दीवान, पहला होता था दीवान, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, माजूमदार जो ऑडिट करता था, फडनवीस जो रिकॉर्ड कीप करता था, फडनीस, सबनीस होता था अकाउंट वेरीफाइड, मतलब रिकॉर्ड कीप किया, ठीक है, ऑडिट कर दिया, अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए भी तो चाहिए, तो सबनीस हो गया। उसके बाद आते हैं कारखानीस। कारखानीस मतलब जो स्टोर और सप्लाई इंचार्ज होते थे, कारखाने जो देखते थे उनको बोलते थे। सचिव, सेक्रेटरी जो होते थे चिटनीस बोलते थे उनको, ठीक है। जमादार, जमादार मतलब सिक्योरिटी हेड, जमादार, ठीक है, सुरक्षा प्रमुख। उसके बाद पॉटनीस, तो पॉटनीस जो होते थे वो ट्रेजरर होते थे, कोषाध्यक्ष, जो पैसे का हिसाब किताब रखते थे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मराठाओं का? देखिए, एक तो पूरा मराठा अंपायर हो गया, उसके नीचे छोटे छोटे सूबे भी तो होंगे, तो उन सूबों को कहा जाता था प्रांत या फिर प्रोविंस। ठीक है, प्रांत या फिर प्रोविंस, आप इतना क्लियर होगा। और उनमें जो अपॉइंट करते थे वो करते थे सूबेदार या फिर सुर सूबेदार। ठीक है, सूबेदार या फिर सर सूबेदार, आई होप इतना क्लियर होगा। तरफ उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आती थी, जैसे अभी स्टेट होते हैं, ये स्टेट की तरह समझ लीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट की समझ लीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होता था उनको हविलदार बोलते थे या फिर करकुन बोलते थे। फिर आते थे परगनाज, इनमें देश पांडे होते थे, जो अकाउंट रिकॉर्ड कीपर होते थे उनको बोलते थे देश पांडे और देशमुख।
आपने भी ये कास्ट सुनी होंगी। अब जो हेरिडेटरीज हो गई है ना, ये लेटर मराठा में ये चीजें हेरिडेटरीज हो गई थी, तो ये कास्ट में कन्वर्ट हो गई। देश पांडे और देशमुख, ठीक है, देशमुख का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। फिर मौजाज होते थे मतलब विलेज। तो इनमें देश पांडे के नीचे आते थे कुलकर्णी, जो कि अकाउंटेंट रिकॉर्ड कीपर का काम किया करते थे, और देशमुख के नीचे आते थे पाटिल, जो लॉ एंड ऑर्डर को ही मतलब इनसे छोटे वाले एरिया, छोटे वाले चीज, ठीक है, पोस्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। आप आगे बढ़े, चलिए। अब मराठा का प्रोविंशियल एंड लोअर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो प्रोविंस मैंने बताया, फिर डिस्ट्रिक्ट बताया, फिर सब डिस्ट्रिक्ट जिसको परगना बोलते थे, और फिर विलेज जिसको मौजा बोलते थे, ठीक है। तो परगना में, प्रांत में, प्रोविंस में, इसमें प्रांतवाज परेशली डिजिग्नेटेड एज सूबेदार, ठीक है, सूबेदार होता था, या इसको कारकुन बोलते थे, या मुख्य देशाधिकारी बोलते थे। सेवरल प्रांत वर समटाइम प्लेस्ड ऑन ऑफिसर कॉल्ड सर सूबेदार, यानी कि जैसे कोई प्रांत बड़ा है, ठीक है, उसमें एक सूबेदार नहीं संभाल पा रहा है, तो उसको डिप्टी एक और तैयार कर दिया गया, डिप्टी और अपॉइंट कर दिया गया सर सूबेदार करने के लिए, टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ सूबेदार, ठीक है, सूबेदार का वर्क को सुपरवाइज करने के लिए सुर सूबेदार को अपॉइंट कर दिया जाता है। सर सूबेदार 8 ऑफिसर्स इसके पास भी होते हैं। देखिए, जैसे अष्टप्रधान सिस्टम पे प्रांत लेवल पर जैसे अष्टप्रधान के लिए सिस्टम था ना, हर एक अष्टप्रधान 8 उसको ऑफिसर असिस्ट करेंगे, वैसे ही सूबेदार को भी 8 ऑफिसर्स असिस्ट करते थे, वो भी सेम होते थे, दीवान, माजूमदार, फड़नीस, सबनीस, कारखानीस, और सचिव, जमादार, और उसके बाद पोइटनेस, ठीक है। ये हो जाता है प्रांत लेवल पर। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका ऑफिस इंचार्ज होते हैं, ऑफिस इंचार्ज उनको कहते हैं हविलदार या फिर कारकुन, ठीक है। सम रेयर इंस्टेंसेस है परिपात्यागर, परिपात्यागर, ठीक। सब डिस्ट्रिक्ट परगना जिसको कहते हैं, इसमें देश पांडे होते थे जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते थे, और जो देशमुख होते थे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। विलेज में यही काम कुलकर्णी और पाटिल किया करते थे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं जुडिशियल सिस्टम पे। इसमें मराठा अंपायर में यही एक ड्रॉबैक रहा है कि मराठास जो थे वो एक वेल ऑर्गेनाइज जुडिशियल सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि विलेज लेवल पर जो लोग डिसाइड करते थे कि क्या लीगल, क्या मतलब कि कैसे क्या वो करना है, सजा सुनाना है ना, केसेस को डिसाइड करना है, तो विलेज के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वही किया करते थे पहले गांव में, ठीक है। तो बड़े बुजुर्ग इसको डिसाइड किया करते थे, इतना समझ आ गया। उसके बाद दीज हियरिंग्स यूजुअली टुक प्लेस एट द पाटिल्स हाउस। पाटिल कौन होता था? लॉ ऑफिसर होता था, मैंने बताया विलेज लेवल पर। तो पाटिल के हाउस पे ही ये होती थी, या फिर विलेज के टेम्पल पे हियरिंग सुनवाई जो होती थी वो यहीं पर होती थी, ठीक है। जैसे क्रिमिनल केसेस हो गए, थेफ्ट, मर्डर, वर हैंडल्ड एंड डिसाइडेड बाय द पाटिल्स, तो पाटिल इनको डिसाइड करते थे, ठीक है। अब ये सब कास्ट बन चुकी हैं, पाटिल, देशमुख, है ना, तो ये सब कास्ट बन चुकी हैं अब। हाजिर मजलिस वाज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो हाजिर मजलिस जो होता था वो हाईएस्ट कोर्ट को बोला जाता है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट होता है, उस टाइम पर हाजिर मजलिस मराठा अंपायर में बोला जाता था। तो ये हो जाता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो आप समझिए, जो मराठा अंपायर था वो हमने बताया था आपको, मालिक अंबर से इन्होंने लिया था, है ना, मलिक अंबर से इनको मिला था। अब जो मलिक अंबर का जो मॉडल था ना रेवेन्यू सिस्टम का, वही मराठा ने अडॉप्ट कर लिया था। जागीरदारी सिस्टम वाज रिमूव्ड इन मैनी एरियाज एंड रिप्लेस्ड बाय द रेवतवारी सिस्टम, ठीक है। तो जागीरदारी सिस्टम को रिमूव कर दिया गया था और रेवतवारी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, रेवतवारी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। इन द रेवतवारी सिस्टम द गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। कितनी अच्छी बात थी यहाँ पर, यानी कि जो बिचौलिए थे, बिचौलियों का काम खत्म कर दिया गया था, ठीक है। ये रेवतवारी सिस्टम कैप्टन रीड भी लेके आए थे आपके, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे रेतवारी सिस्टम, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में ही पढ़ें, ठीक है। कैप्टन रीड लेके आए थे रेतवारी सिस्टम, कॉर्नवालिस लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो ऐसा करके 3 सिस्टम लेके आए थे। शिवाजी इंट्रोड्यूस 2 स्पेशल टैक्सेस जिनको कहा जाता था चौथ, और एक को कहा जाता था सरदेशमुखी। चलिए अब इनको समझते हैं ये क्या है। तो जो चौथ होता था वो लैंड रेवेन्यू का, टोटल लैंड रेवेन्यू, जैसे 1 एकड़ है, 1 एकड़ में आपको सपोज इस महीने, इस साल 10,000 रुपए की आपको जो थी वो कमाई हुई है, तो आपको 2,500 रुपए आपको चौथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मराठा अंपायर का ये हिस्सा होता था 1/4 लैंड बनेगा। इट वॉज टेकन फ्रॉम द नियर बाई नॉन मराठा टेरिटरीज टू अवॉइड मराठा रेड्स, ठीक है। ये क्यों लिया जाता, ताकि मराठा उन पर रेड ना करें, ठीक है। सब लोग देते थे, मुगल्स भी देते थे, और हैदराबाद के निजाम भी देते थे, ठीक है, मैसूर के भी देते थे। तो इन सबसे ये चौथ लिया करते थे, जो नहीं देता था वहां पर मराठा अटैक कर देते थे। सरदेश मोती क्या होता था? तो
सरदेशमुखी जो होता था एक एक्स्ट्रा 10% टैक्स होता था, ये किनसे कलेक्ट किया जाता था? जहां पर मराठा क्लेम करते थे कि ये उनके हेरिडेटरी राइट्स हैं, ठीक है, कि मराठा जहां पर क्लेम करते थे कि ये हमारे अधिकार में आता है, हमारे हेरिडेटरी राइट में आता है ये, ठीक है, तो 10% टैक्स वहां पर लिया जाता था। इसको सरदेशमुखी कहते थे। आई होप इतना क्लियर होगा। ये कुछ गोल्ड कॉइन्स हैं जो शिवाजी ने रिलीज किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या थे महाराष्ट्र मराठा अंपायर के? तो शिवाजी के टाइम पर फोर्ट्स वर सेंट्रल टू शिवाजीज मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड डिफेंस सिस्टम। ही बिल्ट मेनी फोर्ट ensuring ईच तालुका, तालुका मतलब जो परगना परगना को बोलते हैं तालुका, हैड एटलीस्ट वन, नो सिंगल ऑफिसर वाज गिवन फुल चार्ज ऑफ एनी फोर्ट। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि किसी भी फोर्ट को एक ऑफिसर नहीं देखता था, उसमें मल्टीपल ऑफिसर्स होते थे, मल्टीपल, जैसे कि 3 ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, एक ऑफिसर की जगह पे 3 ऑफिसर्स को इक्वल रैंक पर अपॉइंट किया जाता है। जैसे एक हवलदार हो गए, सवनीस हो गए और सरनोबट हो गए, ठीक है, हवलदार, सवनीस और सरनोबट। ये इंचार्ज मिलिट्री के देखते थे, ये इंचार्ज अकाउंट अकाउंट के थे और ये इंचार्ज सप्लाईज एंड कमांड के थे, ठीक है। तो 3 समान पदाधिकारियों को नियुक्त करते थे ये, ताकि कोई भी हेरफेर ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिसर वाज अपॉइंटेड ऑफिसर वर अपॉइंटेड फ्रॉम डिफरेंट कास्ट टू प्रिवेंट यूनिटी बेस्ड ऑन कास्ट, यानी कि यूनिटी बने रहे सभी जो जातियों में यूनिटी बनी रहे, इस वजह से ये लोग डिफरेंट कास्ट से लिया करते थे। जैसे कास्ट डिवीजन पोस्ट में हुआ करता था, हवलदार और सरनोबत जो थे वो मराठाज हुआ करते थे, ठीक है, सवनीस जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे, ठीक है। आपको बताया ना हवलदार क्या काम करते थे, मिलिट्री का काम करते थे, सवनीस जो थे अकाउंट का काम करते थे, तो वो कौन देते थे, ब्राह्मण देखते थे, और सरनोबत जो होते थे वो सप्लाई जो कमांड देखते थे, ये कायस्थ लोग होते थे, ठीक है, जिनको कारखानीज कहते थे, कायस्थ कारखानीज होते थे। आपको इतना क्लियर होगा। अब आते हैं आगे। पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री, इनका स्ट्रक्चर कैसा था? इनमें रैंक वाइज होता था। जैसे नायक हो गया, नायक सबसे छोटी पोस्ट होती थी, तो इनको 9 सोल्जर दिया जाते थे, ठीक है, ये 9 सोल्जर के मालिक होते थे, सबसे छोटी होने इनके ऊपर आते थे हवलदार, ठीक है, और ये 5 नायक के नायक होते थे, यानी कि 45 सोल्जर इनके अंडर आते थे। जुमलेदार, 2 से 3 हवलदार मिलते थे, यानी कि लगभग 90 से 135 इनके पास हवलदार होते थे। हजारी 10 जुमलेदार होते थे, 10 जुमलेदार यानी कि 900 से 1350 जुमलेदार नायक हो गए, ठीक है, 900 से 1350 नायक हो गए आपके। और सरनोबत सबसे ज्यादा होते थे, ये 7 हजारीज इनको बोला जाता था, ये हेड ऑफ 7 हजारीज, यानी कि टॉप मिलिट्री कमांडर जो होता था उसको सरनो बैट कहते थे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आर्म्स हैं मराठास के, जैसे इसको मास गन बोलते हैं। 1 मिनट में कलर चेंज कर लूं। इसको मास गन बोलते हैं। और ये जो था ना बागनाक था, बागनाक, बागनाक, ठीक है, कहा जाता है बागनाक से ही जो शाइस्ता खान था उसकी हत्या की गई थी, ठीक है। बागना सॉरी, शाइस्ता खान कह रहा हूँ, बागनाक से ही अफजल खान की हत्या की गई थी, ठीक है। अफजल खान कौन था? तो अफजल खान भेजा गया था ना, औरंगजेब ने इसको भेजा था। अब देखिए, अफजल खान की इसी से इन्होंने हत्या की थी। नहीं, अफजल खान हैदराबाद का था, ठीक है, बीजापुर के सल्तनत ने जिसको भेजा था, बीजापुर के सल्तनत ने जिसको भेजा था वो था अफजल खान, ठीक है। और शाइस्ता खान कौन था? जिसको औरंगजेब ने भेजा था, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा। शाइस्ता खान, इसको औरंगजेब ने भेजा था, ठीक है। और जो आपका अफजल खान था, इसको बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ हथियार आप देख रहे हैं ना, ये कितने सारे हथियार हैं, तो ये आर्म्स हुआ करते थे मराठा के। अच्छा, मराठा अब शिवाजी की डेथ हो जाती है, तो शिवाजी के बार में सक्सेशन का, वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक पेज ले लेते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं इसमें। देखिए, शिवाजी की डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है बिटवीन उनके सन संभाजी और राजाराम के बीच, ठीक है, संभाजी और राजाराम। जस्ट अ मिनट। हाँ,
संभाजी राजाराम। तो संभाजी जो होते हैं वो बैटल जीतते हैं और राजा बन जाते हैं। ये औरंगजेब का जो रेवल सन था अकबर टू जिसको बोलते हैं, उसको पनाह देते हैं। ठीक है, उसको पनाह देते हैं। 1689 में मुगल्स जो होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं संभाजी को और उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं संगमेश्वर में। ठीक है, उनकी वाइफ और जो उनका बेटा होता है साहू, वो मुगल्स उनको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, राजाराम किंग बन जाते हैं और भाग जाते हैं मुगल्स के अटैक के डर से। कहां पर? सतारा में, और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। चलिए इसको हम एक बार समझ लेते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पर होते हैं शिवाजी। क्योंकि डायग्राम से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये होते हैं शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के दो बेटे होते हैं। एक का नाम होता है साहू जी और एक का नाम होता है राजाराम। ठीक है, ये दो बेटे होते हैं शिवाजी के। इनके बीच में बैटल होता है, बैटल, लेकिन ये जीत जाते हैं। वन। उसके बाद में किल्ड बाय मुगल्स, किल्ड बाय मुगल्स। अब राजाराम यहाँ पर क्या बन जाते हैं? बिकेम पेशवा, बिकेम किंग। ठीक है, साहू जी के सन होते हैं, उनका नाम होता है, मैं यहाँ पर साहू जी लिख गया, सॉरी, यहाँ पर संभाजी हैं। ठीक है, संभाजी। और साहू जी के सन होते हैं, उनका नाम होता है साहू जी। ठीक है, साहू जी। साहू जी और इनकी माता जी यहाँ से चली जाती हैं क्योंकि ये मुगल्स ने संभाजी को मार देते हैं। ठीक है, तो मुगल्स साहू जी और संभाजी की वाइफ को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और इनको ले जाते हैं और बंद कर देते हैं, इम्प्रिजन कर लेते हैं। उसके बाद राजा राम किंग बन जाते हैं। इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर क्या होता है? हिज माइनर सन शिवाजी टू बिकम किंग विद मदर ताराबाई रीजेंट। अच्छा, यहाँ पर ये दिया हुआ है, कुछ चीजें यहाँ पर मिसिंग है, तो उसको मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब राजा राम की बारी आती है, तो राजा राम यहाँ पर किंग बन जाते हैं। ठीक है, राजा राम किंग बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो संभाजी होते हैं, जो बैटल इनको हराते हैं राजा राम को, वो हेल्प करते हैं, हेल्प्ड बाई बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ इनकी संभाजी की हेल्प करते हैं राजा राम को हराने में। इतना बस आप ये चीज याद रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आगे अपने। बालाजी विश्वनाथ ये वही हैं जो पहले पेशवा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद शिवाजी टू जो होते हैं ना, किनके सन होते हैं? शिवाजी टू, ये साहू जी के सन होते हैं। सॉरी, साहू जी कह रहा हूँ, राजा राम के। ठीक है, राजा राम की वाइफ का नाम होता है, इनका नाम होता है ताराबाई, ताराबाई। ठीक है, और इनके बेटे का नाम होता है शिवाजी टू। ठीक है, इनके बेटे का नाम होता है शिवाजी टू। मैं सोचा होता कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं रुक गया, जवान को रोक लिया मैंने। तो राजा राम की वाइफ होती है ताराबाई, इनका बेटा होता है शिवाजी। ठीक है, और ये चली जाती हैं यहाँ से। कहाँ चली जाती हैं? तो ये ताराबाई का जो बेटा होता है शिवाजी टू किंग बन जाता है, किसके बाद में? राजा राम के बाद में। ठीक है, राजा राम की डेथ हो जाती है। उसके बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। अब यहां से समझिएगा, औरंगजेब की भी डेथ हो जाती है 1707 में। ठीक है, अब यहां पर होता है बवाल। क्या बवाल होगा उसको समझाते हैं। मुगल ने साहू जी को छोड़ दिया, इधर किंग कौन बन गया है? शिवाजी टू बन गए। ठीक है, शिवाजी टू बन गए चुके हैं अब किंग। और
साहू जी छूट चुके हैं वहां से, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूं जरा। तो कहाँ थे? औरंगजेब की डेथ हो जाती है, फिर साहू जी छोड़ दिया जाता है, और साहू जी और ताराबाई के बीच में एक बैटल होता है। वो बैटल होता है बैटल ऑफ खेद, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर विश्वनाथ की हेल्प करते हैं, ये संभाजी के टाइम पे नहीं। ये मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। बैटल ऑफ खेद होता है 1707 में, जहां पर साहू जी ताराबाई को डिफीट करते हैं, और हेल्प किनकी लेते हैं? बालाजी विश्वनाथ की। और यही बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं, फर्स्ट पेशवा, ठीक है। अभी बताऊंगा पेशवा कब बनते हैं। ताराबाई कोल्हापुर चली जाती हैं, वहां पर ये अपनी एक नई मराठा की ब्रांच को खोलती हैं, ठीक है, कोल्हापुर ब्रांच जिसको बोलते हैं। ताराबाई यहाँ से चली जाती हैं। फिर ट्रीटी ऑफ बर्ना होती है 1731 में, किसके बीच में? सतारा और कोल्हापुर के बीच में, सतारा और कोल्हापुर के बीच में। और इनको क्या होता है, इनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, सतारा और कोल्हापुर को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि ये भी मराठास की ब्रांचेज हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बर्ना से सतारा और कोल्हापुर को भी मान्यता दे दी जाती है, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब आते हैं मराठा अंडर पेशवास। जैसे मैंने बताया था आपको, बालाजी विश्वनाथ जो थे वो साहू जी की हेल्प किए थे, पेशवा थे, ठीक है। अब पेशवा जो थी, यहाँ से हेरिडेटरी हो जाता है, ठीक है। पेशवा पहले भी होते थे, ऐसा नहीं पेशवा पहले नहीं होते थे, पहले किंग होते थे और किंग के अंडर में पेशवा आते थे, लेकिन वो जो पेशवा होते थे वो हेरिडेटरी नहीं होते थे। बालाजी विश्वनाथ के बाद से जितने भी पेशवाज हुए वो सब हेरिडेटरीज हो गए। हेरिडेटरी मतलब उन्हीं के सन उन्हीं के सन उन्हीं के सन बनते रहते थे। पेशवा was the most important official in the Maratha Empire. He managed both civil administration and military affairs. After Shivaji death, the civil war in the royal family, Peshwas become real power. Peshwas belong to चितपावन ब्राह्मण कम्युनिटी फ्रॉम द कोंकण रीजन, ठीक है। तो पेशवा होते कौन थे? तो ये ब्राह्मण कम्युनिटी से होते थे, चितपावन, और ये कोंकण रीजन में जो कोंकण रीजन से जो यहाँ पर आए थे, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो ये शाहजी के टाइम का वो है, ये शाहजी के टाइम का टेरिटरी है। तो इसको बाद में देखते हैं। इंपोर्टेंट पेशवा, पहले पेशवा आते हैं बालाजी विश्वनाथ भट्ट, 1713 से 1719 तक रहते हैं, ठीक है। और ही सपोर्टेड साउदी इन द सिविल वॉर ऑफ रॉयल फैमिली, ये बता चुका हूं। मेड द पेशवा पोस्ट फॉर द मोस्ट पावरफुल इन द किंगडम, टर्न द पेशवा पोस्ट इनटू हेरिडेटरी पोजीशन, हेल्प सैयद बिरदर रिमूव मुगल एम्परर फरुखसियर। हाँ देखिए, अब 1719 तक ये रहे थे बालाजी विश्वनाथ, और 1719 में ही फरुखसियर को हटा दिया गया था। सैयद बिरदर्स की हेल्प की थी इन्होंने फरुखसियर को हटाने में, ठीक है। इन्होंने चौथ और सद्देशमुखी राइट्स लिए मुगल एम्परर से, कि ये मुगल से भी चौथ और सद्देशमुखी लेंगे, ठीक है। तो इनको भी, क्योंकि वहां से औरंगजेब की मौत के बाद से आप समझिए कि मुगल एम्पायर बिल्कुल वीक पड़ चुका था, तो उनको देना पड़ेगा। चौथ और सद्देशमुखी उनको देना पड़ता था, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो इतने कैपेबल अब बच्चे नहीं थे कि वो मराठास जैसी पावर का मुकाबला कर पाते, ठीक है ना, इसलिए उनको सद्देशमुखी देना पड़ा। फिर आते हैं बाजीराव वन, ठीक है, उसके बाद आते हैं बाजीराव वन। अगर हम इसमें समझें, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, बालाजी विश्वनाथ हुए, बालाजी विश्वनाथ ये फर्स्ट पेशवा थे, ये फर्स्ट पेशवा थे। इनके बेटे होते हैं, उनका नाम होता है बाजीराव वन, बाजीराव वन, ठीक है। और ये फर्स्ट हेरिडेटरी पेशवा हैं, ठीक है, इनके बेटे बने हैं, ऐसा इससे पहले हुआ नहीं है। इन्होंने क्या किया, बाजीराव वन ने, अगर आप देखें, इन्होंने मराठा कॉन्फिडरेसी को स्टार्ट किया, स्टार्टेड मराठा कॉन्फिडरेसी, ठीक है। मराठा कॉन्फिडरेसी यहाँ पर है नहीं, चलिए मैं लिख देता हूं। इसमें इन्होंने साहू जी के नाम पर जो रूल करते थे, कुछ इनमें से ताकतें बनी, जैसे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा,
भोंसले ऑफ नागपुर, नागपुर में भोंसले, ठीक है। पेशवा ऑफ पूना, पूना में जो पेशवा रूल कर रहे थे वो तो थे ही। होलकर ऑफ इंदौर। अब आप देखते होंगे कि गायकवाड़ बड़ौदा में मिलते हैं बहुत सारे, भोसले नागपुर में मिलते हैं, होलकर जो कास्ट होती है वो इंदौर में होती है ना, तो ये कास्ट बन गई, हेरिडेटरी हो गई है। सिंधियाज ग्वालियर में होते हैं, ग्वालियर, ठीक है, इतना समझ आ गया। और ये रूल करते थे इन द नेम ऑफ, रूल इन द नेम ऑफ साहू जी, ठीक है। साहू जी के नेम पे रूल किया करते थे। साहू जी कौन थे? ये शिवाजी के शिवाजी के ग्रैंड सन थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाजीराव वन के एक ब्रदर थे, बाजीराव वन के एक ब्रदर थे और उनका नाम था चम्मा जी, चम्मा जी अप्पा, चम्मा जी अप्पा। इनके बेटे थे और उन बेटे का नाम था सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद बाजीराव के भी तीन बेटे थे, एक, दो और तीन, हो गए। तो इन तीन बेटों का नाम था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता था नाना साहेब, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता था नाना साहेब। दूसरे संत थे रघुनाथ राव। अब देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। इन्हीं को कहते थे राघोबा, ठीक है। और फिर थे शमशेर, शमशेर, ठीक है। जो बालाजी बाजीराव बनते हैं, ये नेक्स्ट पेशवा बनते हैं, किसके बाद में? बाजीराव वन के बाद में, नेक्स्ट पेशवा, ठीक है। बाजीराव वन को ये सक्सीड करते हैं। लेकिन क्या होता है, पहले आप बाजीराव वन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। बाजीराव वन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। जस्ट अ मिनट। चलिए अब बाजीराव के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये पेशवा बनते हैं 20 साल की एज में, ठीक है, 20 साल की एज में पेशवा बनते हैं आफ्टर हिज फादर। और ये, इनके बारे में एक खास बात ये है कि ये कभी भी बैटल नहीं आ रहे, ठीक है, कभी भी कोई भी इन्होंने युद्ध हारा नहीं था, ठीक है। एक बार देख लें कि चल रहा है ना सब कुछ, म्यूट भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही है। तो ये कभी भी बैटल हारे नहीं थे। इन्होंने डिफीट किया था निजामुल मुल्क को, इन्होंने डिफीट किया था निजामुल मुल्क को ट्वाइस एट द पलखेड़ एंड भोपाल, ठीक है, पलखेड़ और भोपाल में। कैप्चर्ड सेल्सेट बेसिन फ्रॉम द पोर्तुगीज 1722 में। इन्होंने अपनी कैपिटल सतारा से पुणे में शिफ्ट कर दी थी। और मराठा कॉन्फिडरेसी को इन्होंने स्टार्ट किया था। मराठा सरदार कलेक्टेड चौथ एंड सद्देश मुखी फ्रॉम वेरियस एरिया। तो जो चौथ और सद्देश मुखी कलेक्ट करने का जो काम था वो मराठा सरदार का हुआ करता था, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, बालाजी बाजीराव तक। अब आते हैं बालाजी बाजीराव। यहाँ पर नाना साहेब बनते हैं आपके हेड, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो बालाजी बाजीराव हैं, इन्होंने बैटल लड़ा था
ये बैटल था, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत समझ लेते हैं क्या होता है। बैटल ऑफ पानीपत, और ये थर्ड बैटल था। ठीक है, पानीपत का तीसरा बैटल था। अब इसमें क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली आता है। एक तरफ होता है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अब्दाली वर्सेस, दूसरी तरफ होते हैं सदाशिव राव। ये सदाशिव राव कौन है, तो अभी आपको बताया था सदाशिव राव आपके चम्माजी अप्पा के बेटे हैं। ठीक है, यानी कि बाजीराव बन के भाई के बेटे हैं। ठीक है, सदाशिव राव। दूसरे थे शमशेर, जो आपके बालाजी बाजीराव के भाई हैं। ठीक है, और तीसरे थे विश्वास राव। विश्वास राव। अब पहले तो ये समझिए ये हैं कौन कौन, है ना, क्योंकि तभी तो समझ आएगा। तो ये थे, ये स्टेप ब्रदर थे, स्टेप ब्रदर ऑफ बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ठीक है, यानी कि नाना साहब के। शमशेर ब्रदर थे, स्टेप ब्रदर नहीं कहेंगे, यहाँ पर कजन ब्रदर कहेंगे। ठीक है, कजन। तो कजन और बालाजी बाजीराव, शमशेर ब्रदर थे और विश्वास राव बेटे थे। ठीक है, विश्वास राव इस बैटल में मारे जाते हैं, जिसका दुख उनको बहुत होता है। आपने देखा भी होगा मूवी में, अगर आपने अर्जुन कपूर वाली मूवी देखी है तो किस पेन से लिखें, इससे लिख देते हैं, विश्वास राव किल्ड इन द बैटल। ठीक है, ये मारे जाते हैं। मराठा ने ओवरऑल ये बैटल हार जाते हैं। ठीक है, मराठास हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली ये जीत जाता है बैटल। ठीक है, और बैटल के 6 महीने बाद ही, बैटल के 6 महीने बाद ही बहुत ज्यादा शौक और ग्रीव की वजह से, दुख की वजह से नाना साहब का भी देहांत हो जाता है। ठीक है, नाना साहब का भी देहांत हो जाता है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर कि हम्म, यहाँ पर मैं कुछ और चीज बताना चाह रहा था आपको, अगर मुझे दिख जाए। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, यहाँ पर ये विश्वास राव मारे जाते हैं। अब इनकी भी डेथ हो जाती है, किसकी, आपके नाना साहब की। ठीक है, अब नाना साहब को आपको पता है, नाना साहब के दो बेटे थे। एक का नाम था, जो पेशवा बाजीराव थे, यहाँ पर अगर आपने आपको बताया है, नहीं बताया, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। नाना साहब के दो बेटे थे। एक का नाम था हम्म, एक का नाम था माधव राव, माधव राव, और दूसरे का नाम था आई थिंक माधव राव, एक का नाम था माधव और नारायण, हाँ नारायण राव। दोनों कृष्ण जी के नाम है, माधव और नारायण। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव के यानी कि नाना साहब के दो बेटे थे, माधव राव एंड नारायण राव। नाना साहब के जो सक्सीड करते हैं उनका नाम होता है माधव राव। ठीक है, माधव राव अब नए पेशवा बनते हैं, न्यू पेशवा, न्यू पेशवा बनते हैं। लेकिन ये कुछ समय बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है क्यों, टीबी की वजह से, ड्यू टू टीबी, डायड 1772 में, 1772 में मर जाते हैं। अब नारायण राव भी होते हैं और रघुनाथ राव भी होते हैं। रघुनाथ राव कौन है, रघुनाथ राव हैं माधव राव के चाचा जी। ठीक है,
इनके बीच में बैटल होता है नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में। नारायण राव को नया पेशवा बनाया जाता है, ठीक है, नारायण राव को नया पेशवा बनाया जाता है, लेकिन नारायण राव नारायण राव अब इसको आगे समझते हैं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन लिखता आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नारायण राव पेशवा बनते हैं, लेकिन इनका मर्डर कर देते हैं कौन? रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव इनका मर्डर कर देते हैं और खुद अपने आप को पेशवा बन जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद दिक्कत क्या हो जाती है, नारायण राव की वाइफ जो होती है ना, वो एक बेबी को जन्म दे देती हैं वो एक बेबी को जन्म दे देती हैं और उनका नाम पड़ता है सवाई माधवराव। और नाना फडणवीस करके एक इंसान होते हैं, उनका नाम होता है नाना फडणवीस, सवाई माधवराव को नया पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगते हैं, भैया हमें पेशवा, हमें मतलब पेशवा पर रहना है, हम तुम्हें सेलसेट और बैसन वाली जगह दे देंगे, आप हमारी हेल्प कर दो, ठीक है। तो ये हम आगे अब देखते हैं। बालाजी बाजीराव नाना साहब से समझते हैं कि किंग साहू जी जो थे वो मर जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है 1749 में। उसके बाद जो नए पेशवा बनते हैं उनका नाम होता है बालाजी बाजीराव नाना नाना साहब, ठीक है। साहू जी दैट पेशवा बिकम्स रियल हेड ऑफ द एम्पायर। एम्पायर एक्सपेंडेड अंडर हिम फ्रॉम पेशावर टू श्रीरंगपट्टनम साउथ में और मेदिनीपुर ईस्ट में, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है इसी दिन, मराठा को हरा दिया जाता है। आफ्टर दिस डिफीट द मराठा अंपायर स्टार्ट वीकनिंग, ठीक है। अब समझिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है तो बाजीराव अबाउट गुजरात मालवा एंड दिल्ली आउटस्कर्ट अंडर मराठा कंट्रोल। बाजीराव ने इतना सब कुछ ले आए थे। इसी चक्कर में मराठा ने अटैक किया पंजाब और क्लैश हो गया इनका पंजाब के में अहमद शाह अब्दाली के साथ में, ठीक है। पंजाब वहां अटैक करने गए थे, पंजाब के पास में पानीपत नामक जगह पड़ती है। 1757 में ये अब्दाली के साथ में इनका क्लैश हो जाता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली कौन था? तो ये अफगानिस्तान से यहाँ लूट मार करने के लिए आया था। अब्दाली ज्वाइंट हैंड विद रोहिलाज नजीबुद्दौला, रोहिलाज करके एक जगह है वहां का नजीबुद्दौला था, और नवाब ऑफ अवध उस समय सुजाउद्दौला था। इन दोनों ने अब्दाली की हेल्प की थी। तो जो नजीबुद्दौला है ना, ये मीर बख्शी हुआ करता था शाह आलम टू का, ठीक है, मीर बख्शी हुआ करता था शाह आलम टू का। शाह आलम टू कौन है? ये मुगल एम्परर है। तो इसने अहमद शाह अब्दाली की हेल्प की थी। एक्चुअली में अहमद शाह अब्दाली को बुलाया ही था नजीबुद्दौला ने, ठीक है, नजीबुद्दौला ने ही बुलाया था अहमद शाह अब्दाली को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ, कमांडर मराठा साइड से सदाशिव राव भाऊ थे, विश्वास राव थे, ठीक है। अरे हाँ, विश्वास राव थे, सदाशिव राव थे और एक और थे शमशेर, ठीक है। उसके बाद अफगान साइड से अहमद शाह अब्दाली, रोहिलाज और सुजाउद्दौला। रोहिलाज की तरफ से कौन था तो आपको बताया? नजीब उद दौला, ठीक है। चलिए आउटकम क्या निकला? तो मराठास हार गए, फाइनल डिफीट, बट फाइनल डिफीट, पहले तो सक्सेस मिली थी, थोड़ा थोड़ा हराया उनको, लेकिन बाद में वो हार गए, ठीक है। 40,000 मराठास मरे थे इसमें, और सदाशिव राव और विश्वास राव भी मर गए थे, ठीक है। तो सदाशिव राव और विश्वास राव दोनों मर गए थे, ये कजन थे, और ये विश्वास राव बेटे थे नाना साहब के, ठीक है। इन दोनों की डेथ हो जाती है। बोथ साइड सफर्ड हैवी लॉसेस एंड अब्दाली सॉट पीस। अब्दाली ने शांति का प्रस्ताव देता है। जाट लीडर सूरजमल, आपने अगर पानीपत मूवी देखी है तो ये सूरजमल जो थे, इन्होंने ही शेल्टर दिया था मराठास को, ताकि वो जो मतलब वहां से स्केप कर रहे थे उनको शरण दी थी सूरजमल ने, ठीक है। अब्दाली लेफ्ट इंडिया एंड रीइंस्टेटेड शाह आलम टू। अब्दाली ने भारत छोड़ दिया, शाह आलम द्वितीय को फिर से मुगल बादशाह बनाया गया, ठीक है। तो ये मतलब शाह आलम टू को हटाने के लिए ही जो सुजाउद्दौला था उसने सुजाउद्दौला कह रहा हूँ, जो नजीबुद्दौला था, नजीबुद्दौला उसने बुलाया था, ठीक है। नजीबुद्दौला ने बुलाया था अब्दाली को कि शाह आलम टू को हटाया जाए। तो जब वो आया तो शाह आलम टू को हटाया गया और बाद में फिर से मुगल बादशाह वो बन जाता है। फिलहाल वो बात की बात है, उसको आगे चलते हैं। मराठा एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया स्टॉप्ड, बट अंडर माधव राव मराठा रिवाइव्ड एंड रीगेन्ड दिल्ली, ठीक है। अब माधव राव कौन थे? तो माधव राव पेशवा बाजीराव के सन थे, नाना साहब के सन थे, ठीक है। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है टीबी की वजह से 1772 में। तो अफगान गेन
ऑल्सो नथिंग कुड नॉट इवन होल्ड पंजाब, तो पंजाब को भी वो होल्ड नहीं कर पाए, पंजाब में भी रिवॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम, ब्रिटिश टुक एडवांटेज, अब यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्योंकि कोई भी पावर बची नहीं, शाह आलम टू जो था वो भी एक वीक रूलर था मुगल का, ठीक है, और इधर मराठा का भी थोड़ा मतलब कि जो नाना साहब थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई एक स्ट्रांग लीडरशिप हमें चाहिए थी, वो इस समय नहीं थी, तो ब्रिटिश ने इसका एडवांटेज लिया। रीजन क्या थे? अब्दाली हैड मोर ट्रूप्स देन बेटर सप्लाई लाइंस, मराठास फेस सप्लाई इशू ड्यूरिंग वॉर, नो सप्लाई फ्रॉम राजपूत जाट सिख ड्यू टू मराठा एरोगेंस, तो मराठा के एरोगेंस की वजह से, क्योंकि वो चौथ लेते थे, जिस वजह से राजपूत और जाट और सिख ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया, ठीक है। अब जब मना कर दिया तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग मराठा लीडर्स, सम वांटेड गुरिल्ला वॉरफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट बैटल, देखिए डायरेक्ट बैटल करने से अच्छा था गुरिल्ला वॉरफेयर करते, तो बहुत से लोग ऐसा चाहते थे कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में निपुण हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, तो हम गुरिल्ला वॉरफेयर से जीतते हैं, डायरेक्ट बैटल नहीं करते हैं जब हम हार रहे हैं, है ना, तो वो भी एक वजह थी। अब आते हैं माधवराव पे। माधवराव बनते हैं 1761 से 1772, इन्होंने मराठा एम्पायर को रिवाइव करते हैं, ठीक है, पानीपत के बाद में ये डिफीट करते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद, और हैदर अली को भी डिफीट करते हैं। हैदर अली मैसूर में रूल कर रहा होता है, मैसूर में, और निजाम ऑफ हैदराबाद का नाम होता है आपका निजाम अली खान, इसी को अजब जहा टू भी कहते हैं, ठीक है, अजब जहा टू। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए, उसके बाद हैड डिस्प्यूट विद अंकल रघुनाथ राव, अब रघुनाथ राव के साथ भी इनके डिस्प्यूट थोड़े थे, क्योंकि आपको पता है ना रघुनाथ राव कौन थे, ये बाजीराव बन के जो दूसरे बेटे थे रघुनाथ राव, जिनको राघो बावी कहते हैं, उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, तो इसी वजह से माधवराव यहाँ पर रूलर बनते हैं, और वो लास्ट स्ट्रॉन्ग पेशवा होते हैं मराठा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वो बनी थी ना बड़ोदरा में, ग्वालियर में, इंदौर में, ठीक है, नागपुर में, पुणे में, ये सब मराठा कॉन्फेडरेसी हुआ करती थी। अब क्या होता है, अब समझते हैं हम लोग, जैसे माधवराव थे, ये पेशवा बनते हैं, न्यू पेशवा, बट डाइड इन 1772, 1772 में ये मर जाते हैं। उसके बाद इनके ब्रदर होते हैं, अब वो होते हैं नारायण राव, नारायण राव, इनके बाद ये पेशवा बनते हैं, पेशवा, ठीक है, ब्रदर होते हैं ये, लेकिन ये असैसिनेट हो जाते हैं, इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, असैसिनेटेड बाई रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, ठीक है, और ये अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा, ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। बाद में क्या होता है, 6 मंथ बाद, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ हिज वाइफ, इनके मरने के बाद, नारायण राव के असैसिनेशन के बाद इनकी वाइफ एक बेटे को जन्म देती हैं, डिलीवर्ड अ बॉय, और उसका नाम होता है सवाई माधव राव, ठीक है, सवाई माधव राव, ठीक है, यानी कि इसके चाचा के नाम पे ही होता है, बस सवाई लगा होता है, सवाई माधव राव, ठीक। अब सवाई माधव राव को पेशवा कौन बनाता है, तो यहां पर लिखिए आप, नाना फडणवीस, ठीक है, नाना फडणवीस डिक्लेयर सवाई माधव सिंह या माधव राव एज पेशवा, इसकी वजह से अब क्या होता है, अब बवाल होता है, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव आस्क हेल्प फ्रॉम
ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एग्री कर जाते हैं कि वो 2 प्रॉपर्टी देंगे, एग्रीड टू गिव सेल्स इट एंड वैसन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन हो कुछ नहीं पाता है। 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत होती है और वेंट टू बंगाल फॉर कंफर्मेशन, लेकिन बारन हेस्टिंग जो होती है वो रिजेक्ट कर देते हैं और ये ट्रीटी साइंड होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद नाना फडणवीस। ठीक है, सभाओ माधव राव डिक्लेयर कर देते हैं पेशवा के तौर पर। आप समझिए, कंफ्यूजन होगा आपको। रघुनाथ राव जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में सेल्सेट और बेसिन की देने के लिए और कहते हैं कि हमें आप हेल्प कर दीजिए। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में। अब ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, उसके बाद बंगाल जाते हैं कंफर्मेशन के लिए किसकी कंफर्मेशन के लिए? वॉरेन हेस्टिंग की कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बट वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग, आपको पता है ना, वॉरेन हेस्टिंग आया था पहला गवर्नर जनरल बन के बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग रिजेक्ट कर देता है दिस ट्रीटी एंड साइंड एक और ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करता है, किसके साथ में करता है? नाना साहब के साथ में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करता है विद नाना साहब, विद नाना साहब। और सवाई माधोसिव को सवाई माधव राव पेशवा बने रहते हैं। ठीक है, एक ये नवजात शिशु होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नाना साहब इसको संभाल रहे होते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। नारायण राव मर जाते हैं, रघुनाथ राव पेशवा बनते हैं, कंस्पायर्ड एंड गॉट नारायण राव किल्ड। उसके बाद कैप्चर्ड पावर बट वाज रिमूव्ड लेटर, सवाई माधव राव बनते हैं, ये इन्फेंट सन होते हैं माधव राव के। ठीक है, माधव राव के इन्फेंट सन होते हैं सवाई, नहीं 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 गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्फेंट सन ऑफ नारायण राव। नारायण राव, ठीक है, नारायण राव के ये सन होते हैं। एम्पायर मैनेज बाय नाना फडणवीस एंड बारभाई काउंसिल। ठीक है, बारभाई काउंसिल। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पहला, एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, यही जो था ना, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी, साइंड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो यही एंग्लो मराठा वार था, क्योंकि रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेने के लिए गए थे, लेकिन जब उसको परमिशन लेने के गए कि बारन हेस्टिंग इसको साइन कर दे, तो उसने रिजेक्ट कर दी और ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, बैटल होता है लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करते हैं और नाना साहब के साथ में, और सवाई माधवराव पेशवा बने रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है पहला बैटल खत्म। अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस मराठा मैटर में शुरू हो जाता है। ठीक है, मराठा उसमें शुरू हो जाता है, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद में एक ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है, ट्रीटी ऑफ सालवाई। मैं आपको ट्रीटी सारी लिखवा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले बैटल के बाद में, क्योंकि एक लोग के साथ ट्रीटी नहीं होती, ट्रीटी काफी होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद ट्रीटी जो होती है एंग्लो मराठा वॉर, ये 1775 से 1782 तक चलता है। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उसके बाद आपको मैंने ये बता दिया है क्यों हुआ था ये, रघुनाथ राव, और क्यों जो रघुनाथ राव थे वो हेल्प लेने के लिए गए थे, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो बनना चाहते थे आपके पेशवा।
लेकिन नाना साहब चाहते थे कि उनका जो सवाई माधवराव है वो बने पेशवा, ठीक है। तो इसी चक्कर में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है और यहाँ से कुछ ट्रीटीज होती हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776, फिर होती है ट्रीटी ऑफ बाड़गांव, ट्रीटी ऑफ बाड़गांव, ये होती है 1779 में। फिर होती है ट्रीटी ऑफ सालवाई, ट्रीटी ऑफ सालवाई, और ये पहला बैटल एंड करने के लिए होती है। जब पहला बैटल एंड हो जाता है ना, तब होती है 1782 में, ठीक है। तो पहला बैटल जब एंड होता है तो ट्रीटी होती है सालवाई। आपको इतना क्लियर होगा। अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा बाजीराव टू, ठीक है। आगे है हमारा बाजीराव टू। सवाई माधोराव के बेटे होते हैं बाजीराव टू, जो होते हैं रघुनाथ राव के बेटे होते हैं, लेकिन ये होते हैं ना, ये वीक रूलर होते हैं, आप समझिए। सवाई माधोराव के बाद में यहाँ पर आप ये भी और लिख लीजिए कि जो सवाई माधोराव होते हैं ना, ये सुसाइड कर लेते हैं 1795 में, ये सुसाइड कर लेते हैं 1795 में, ये सुसाइड कर लेते हैं। तो माधवराव के बाद में, सवाई माधोराव के बाद में रघुनाथ राव के बेटे जो होते हैं बाजीराव टू, वो पेशवा बनते हैं और ये लास्ट पेशवा होते हैं, ठीक है। इन्होंने साइन की थी ट्रीटी ऑफ बेसाइन विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब समझिए, जब इनके टाइम पर जो कॉन्फेडरेसी बनी थी ना, उनमें आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। उनके आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू होता है तो ये भाग जाते हैं कहाँ, ये भाग जाते हैं बेसाइन, ठीक है। ये बेसाइन भाग जाते हैं और वहां पर ट्रीटी ऑफ बेसाइन साइन करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ में। बाजीराव टू जो होते हैं, बाजीराव टू कहते हैं कि मैं बाजीराव टू विल गिव सूरत टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सूरत दे देंगे, ठीक है। मराठास चौथ नहीं लेंगे निजाम से, ये कुछ शर्तें थी, ठीक है। मराठास वॉन्ट टेक चौथ फ्रॉम निजाम, क्योंकि निजाम हेल्प कर रहे थे मराठास को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। क्योंकि एक तरफ निजाम थे हैदराबाद के, एक तरफ नीचे मैसूर था, दूसरी तरफ आपके, अगर यहाँ पर मैप लगाओ, मैप लगा है आगे, हाँ देखिए, ये मैसूर है। जैसे अगर बात करूं तो ये मैसूर है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये हैदराबाद है, और ये पूरा पेशवाओं का है, मतलब कि मराठा अंपायर है, ठीक है। ये मराठा अंपायर इन्होंने इतना सारा कैप्चर कर लिया था, मतलब जीत लिया था, ठीक है। तो हैदराबाद ने भी कहा, निजाम ने कहा कि भाई कुछ ना करना मेरे लिए यार, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि यार कुछ मांग ले हमारे लिए भी, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने भी मांग लिया अपने लिए कि चौथ नहीं देंगे। 6,000 ट्रूप्स, यानी कि आर्मी पूरी परमानेंटली पूना में इंस्टॉल्ड रहेगी, और उसका खर्चा कौन देगा, मराठा देंगे, परमानेंटली इंस्टॉल्ड इन पूना। 26 लाख रुपए ये ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे एनुअली, ठीक है। और जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज होंगी, फॉरेन से लोगों से जो भी रिश्ते बनाए जाएंगे, वो सब मैनेज कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। अच्छा, बाजीराव टू के समय ही इन्होंने साइन किया था क्या, सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था, ठीक है। तो साइंड सब्सिडियरी अलायंस, ये लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे 1798 में, ठीक है, जिसको इन्होंने 1803 में साइन किया था, 1803 में साइन किया था। 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसाइन होती है, ये लिख लीजिए यहाँ पर, दूसरे पेन से लिखते हैं, बस ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसाइन साइन होती है, मराठा यहाँ पर हार जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है,
ठीक है। ट्रीटी ऑफ बेसाइन तभी साइन होती है ना सेकंड एंग्लो मराठा वार, और थर्ड एंग्लो मराठा वार भी यही लड़ते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों वॉर यही लड़ते हैं, क्योंकि ये लास्ट पेशवा होते हैं, ठीक है, लिखा है ना यहाँ पर लास्ट पेशवा, तो दोनों वॉर यही लड़ते हैं। और सेकंड मराठा वार, सेकंड जो वो होता है, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ बेसाइन लड़ते हैं। और भी ट्रीटी होती हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ राजघाट, तो ये मराठा के अंदर ही ट्रीटी हुआ होती है होलकर के साथ, होलकर्स, ठीक है। ट्रीटी ऑफ देवगांव होती है, ये ब्रिटिशर्स के साथ होती है, विद ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स। ट्रीटी ऑफ देवगांव, ये देवगांव में कौन थे? भोसले थे, है ना, भोसले थे। उसके बाद आते हैं आगे, मराठा चीफ। तो मराठा चीफ मतलब सरदार हुआ करते थे, ये जागीर होते थे, सरंजम सिस्टम रिवाइव्ड बाई राजाराम, तो राजाराम जो थे ना, उनके द्वारा ये रिवाइव किया गया था। अंडर पेशवा माधव राव सरदार गॉट सेमी ऑटोनोमस पावर, क्रिएटेड प्राइवेट आर्मीज एंड मेड कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड द किंगडम, दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्फ, लैक ऑफ यूनिटी लेड टू डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर, ठीक है, तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट पावरफुल मराठा चीफ कौन थे? तो ये महादजी सिंधिया थे, ठीक है। ऑर्गेनाइज यूरोपियन स्टाइल मॉडर्न आर्मी, 1784 में इन्होंने कंट्रोल ले लिया मुगल एम्परर शाह आलम से, ठीक है, तो कंट्रोल ओवर मुगल एम्परर शाह आलम से कंट्रोल ले लिया था, ठीक है, अधिकार कर लिया था 1784 में। मेजर चीफ ऑफ मराठा कॉन्फिडेंसी, तो ये बता चुका हूँ, पेशवा ऑफ पूना, भोंसले ऑफ परार, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, होलकर ऑफ इंदौर और सिंधिया ऑफ ग्वालियर। अगर आप मैप में देखें तो ये रहे आपके, इसको रेज करता हूँ, ये आपके पेशवा रहे, ये आपके भोंसले रहे, होलकर ऑफ इंदौर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा और सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ठीक है, भोसले ऑफ नागपुर। तो ये 5 मेन पावर्स थी तो और भी, लेकिन 5 मेन पावर थी। पहला एंग्लो मराठा वार किसके किसके बीच हुआ? तो सवाई माधोराव और रघुनाथ राव के बीच हुआ, रघुनाथ राव इनके अंकल थे, ठीक है। और सवाई माधोराव तो इन्फेंट थे, ये बच्चे थे, इनकी जगह पे नाना साहब ने लड़ा था, नाना फडणवीस में लड़ा था, ठीक है। ब्रिटिश सपोर्टेड रघुनाथ राव, ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव को सपोर्ट किया, लेकिन जब साइन करने के लिए गए, तो वॉरेन हेस्टिंग ने मना कर दिया, और फिर ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782 में। ब्रिटिश रिकॉग्नाइज माधवराव टू एज पेशवा। माधवराव टू कौन थे? ये सवाई माधवराव ही थे, सवाई माधवराव, ठीक है, इन्हीं को पेशवा मान लिया जाता है, धोखा दे देते हैं ये रघुनाथ राव को। वॉर एंडेड विदाउट मेजर टेरिटोरियल एक्सचेंज, ठीक है, तो टेरिटोरियल चेंज कोई भी नहीं हुआ था। इतना आई होप क्लियर होगा। सेकंड एंग्लो मराठा वार, तो पेशवा बाजीराव के बीच में हुआ था, इनको होलकर्स ने हरा दिया था, होलकर की मदद ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, तो ही एक्सेप्टेड सब्सिडी अलायंस बाय ट्रीटी ऑफ बेसाइन 1802 में। अदर मराठा चीफ्स अपोज द ब्रिटिश बट वर डिफीटेड, ठीक है, और लोगों ने भी अपोज किया था, लेकिन वो डिफीट हो गए थे, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज साइन की गई थी। तो उन ट्रीटीज को मैं सोच रहा हूँ एक जगह लिखा दूं ताकि याद बनी रहे। पहले तो ये देख लो, थर्ड एंग्लो मराठा वार, तो पिंडारीज जो हुआ करते थे, मतलब लुटेरे थे, तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को बहुत ज्यादा लूटना स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें कुछ ब्रिटिश लोग भी थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि ये पिंडारीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार हो जाता है, जिसमें मराठा चीफ सेपरेटली लड़ते हैं, और एक एक करके ये लोग हार जाते हैं, ठीक है। तो 1817 से 1818 में ये होती है, तो इसमें हार जाते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि एंड ऑफ मराठा एम्पायर, ब्रिटिश एस्टेब्लिश फुल कंट्रोल ओवर इंडिया, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैं लिखवा दूं, मैं सोच रहा हूँ क्या करूं, वैसे मतलब बीच बीच में तो है ही, एक साथ मैं सोच रहा हूँ, तो लिखा ही देता हूँ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ पर ट्रीटी जो हुई थी, ये 1775 से 82 तक चला था, ये 1803 से 1805 तक चला था, और ये 1817 से 1819 तक चला था, ठीक है। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सालवाई हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालवाई, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बेसाइन हुई थी, और
आप ट्रीटी ऑफ बेसाइन मत लिखिए, ट्रीटी ऑफ, क्यों, ट्रीटी ऑफ बेसाइन जो हुई थी बाजीराव टू और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी, ठीक है। यहाँ पर दो और लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए बेसाइन, ट्रीटी ऑफ बेसाइन 1802 में हुई थी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कोई मेजर ट्रीटी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर हार ही गए थे। अब कुछ मेजर और हुई हैं, उन ट्रीटीज को लिख लीजिए, जैसे क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सालबाई तो मैं लिखा चुका हूँ, ट्रीटी ऑफ बेसाइन भी लिखा चुका हूँ, और ट्रीटी ऑफ देवगांव लिख लो, किसके किसके बीच हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लिखा था, मैं छोड़ देता, ठीक है यहीं पे। तो ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी, अनजान गांव, अनजान गांव, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ राजपुर, राजपुर खाई, ट्रीटी ऑफ नागपुर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, और ट्रीटी ऑफ मंदसौर। ये आखिरी ट्रीटी थी मराठास के साथ में, मंदसौर की ट्रीटी, ठीक है। मंदसौर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग चलिए, ट्रीटी ऑफ सूरत जो हुई थी 1775 में हुई थी, और ये रघुनाथ राव ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। आपको बता चुका हूँ, रघुनाथ राव हेल्प लेने गए थे, है ना, वर्सेस ब्रिटिशर्स, लेकिन बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने मना कर दिया। तो ट्रीटी ऑफ सॉल्वाई होती है। ट्रीटी ऑफ देवगांव किसके बीच में होती है, तो ये पुना कोर्ट और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है, पुणे कोर्ट वर्सेस ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव, ये बाजीराव टू, बाजीराव टू एंड ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। अच्छा, यहाँ पर ये भी लिखते जाइए, 1775, ये 1782, और ये होती है 1802 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सुरजी नहीं, गलत लिख दिया हूँ भाई, मैं कहूँ कुछ लिख रहा हूँ गलत, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या। ये ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजगाम 1803 में तो होती है, लेकिन ये सिंधिया के बीच में होती है, ठीक है, सिंधिया एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। 1805 में राजपुर घाव होती है होलकर एंड ब्रिटिश, भोसले एंड 1816 में भोसले और ब्रिटिश के बीच में होती है। यानी कि धीरे धीरे करके सारी पावर्स जो कॉन्फेडरेसी थी वो सब हारती चली जाती हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हारते हैं वो होलकर हारते हैं, ठीक है। तो अभी ये सिंधिया सबसे लास्ट में होलकर हारे 1818 में, और यहाँ से जो मराठा अंपायर था उसका डिक्लाइन हो जाता है, होलकर एंड ब्रिटिश, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। और यहाँ से आपका मराठा अंपायर पूरी तरीके से समाप्त होता है। मुबारक हो, आपने सबको सीख लिया है, ठीक है। और मराठा अंपायर से अब कुछ भी आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने, देखिए फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही होता है कि एक एक चीज़ को कवर करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ को कवर किया है। जब हम लोग रैपिड करेंगे, कभी रिवीजन करेंगे, तो फिर इतनी चीज़ें नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगी वही करेंगे, है ना। चलिए एंड करते हैं, थैंक यू।